हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस मैंने आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं सीटेट के, वहाँ से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में या तो रिपीट होते हैं या सेम पैटर्न या टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं, जिससे आपके जो आने वाला सीटेट का एग्ज़ाम है जो जुलाई में कंडक्ट होने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे हर एक क्वेश्चन को और देखेंगे कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें मैं सीडीपी यानी कि बाल विकास में पूछे गए टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपसे डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो है, व्हेन अ टीचर कंसिडर्स बॉयज़ एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स दैन गर्ल्स इट शोज़ दैट द टीचर इज़। तो जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है। इसका हमें आंसर बताना है। पहला है लिंग पक्षपाती है, जेंडर बायस्ड है। सेकंड मोरलिस्टिक है, शिक्षाप्रद है। थर्ड है राइट माइंडेड है, सही दृष्टिकोण रखने वाला एक अध्यापक है, शिक्षक है। फोर्थ है एथिकल है, यानी कि नीतिपरक है। तो हमसे ये बोला गया है कि एक टीचर ये सोचता है कि जो लड़के होते हैं वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनकी मैथ्स जो है वो लड़कियों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेंडर बाइस्ड, यानी कि जो टीचर है वो लिंग पक्षपाती है। उसको एक पर्टिकुलर लिंग के लिए ये लगता है कि वो इस काम को ज़्यादा बेहतर तरह से कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जेंडर बाइज्ड होगा यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में जेंडर बाइज्ड और जेंडर स्टीरियोटाइप गिवन होता तो हम इसका आंसर जेंडर बाइज्ड नहीं सही मानते। इसके लिए हम जो करेक्ट आंसर सही मानते वो होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि पूर्व एक टीचर ने जो है धारणा बना ली है कि जो लड़के होते हैं वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा बेटर होते हैं। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर तो जेंडर स्टीरियोटाइप होगा, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, हमें ऑप्शन में जेंडर बाइज्ड गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ जेंडर बाइज्ड, हिंदी में जिसे लिंग पक्षपाती बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो डैश की सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन गिवन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपसारी चिंतन। सेकंड है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। थर्ड है इन अटेंटिवनेस, जिसे बोला जाता है असतर्कता। और फोर्थ है लो कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि कम परिज्ञानता। तो क्रिएटिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर कोई क्रिएटिव माइंडेड अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है तो आपको हर एक तरह से सोचना पड़ेगा, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे मेन जो आइडेंटिफाइंग फीचर होता है क्रिएटिविटी का वो डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होता है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन। बाकी हाइपर एक्टिविटी हो गया, इन अटेंटिवनेस हो गया, या लो कॉम्प्रीहेंशन, कम ज्ञान होना, ये सारा जो है ये क्रिएटिविटी का कोई भी फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। सो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। किस तरह से अगर टीचिंग लर्निंग कराई जाएगी तो सबसे ज़्यादा वो प्रभावशाली होगी, इफ़ेक्टिव होगी, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सेकंड है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालाइजिंग, यानी कि बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। थर्ड है इमिटेशन एंड रिपीटिशन, अनुकरण, नकल करना, अनुकरण करना या फिर दोहराना। फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु को
यंत्रवत याद करना। तो जब भी इफ़ेक्टिव लर्निंग कराई जाती है तो बिना किसी चीज़ को, सेकंड ऑप्शन देखें अगर हम, तो बिना किसी चीज़ को एनालाइज़ करें, अगर हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में जानने का, उसको समझने का। दूसरा है सिर्फ बच्चा इमिटेट कर रहा है, टीचर की नकल कर रहा है या बस टीचर को रिपीट कर रहा है, वो कुछ समझ नहीं रहा खुद से, ये भी गलत तरीका है टीचिंग लर्निंग का। फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन, यानी सिर्फ रट्टे लगाना, चीज़ों को दोहराना, मतलब रट कर याद करना आप बोल सकते हो इसको। तो ये भी सही तरीका नहीं होता किसी भी मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग का। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट के रिलेशन, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना, उसके बीच संबंध खोजना। अगर हम एक्सप्लोर करके सीखेंगे, एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा, इसका मतलब वो एक्टिव है, एक्टिवली लर्न करेगा, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाएगा और टीचिंग लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएगी। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग। इसमें से अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ठीक है, बिलीफ इसमें से जो धारणा होती है, किसी चीज़ के प्रति धारणा जो बनाई जाती है वो कौन सी सही है, लर्निंग के बारे में पूछा गया है। तो फोर्थ का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एबिलिटी इज़ फिक्स्ड, योग्यता जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, मतलब योग्यता जो होती है वो अटल होती है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, फर्स्ट जो है। सेकंड है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि प्रयास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई एफ़र्ट लगाते हो किसी काम को करने के लिए या खुद को इम्प्रूव करने के लिए, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमसे पूछा गया है। थर्ड जो ऑप्शन है वो कहता है फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, यानी कि असफलता जो होती है वो अनियंत्रित होती है, हम असफलता को रोक नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, यानी कि योग्यता जो है सुधार है, योग्यता में, एबिलिटी में सुधार लाया जा सकता है। तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें कि एबिलिटी फ़िक्स होती है, तो कोई भी एबिलिटी फ़िक्स नहीं होती। आप अपने अंदर कोई एक एबिलिटी अगर आप एफ़र्ट लगाओ तो आप खुद को और ज़्यादा एबल बना सकते हो, एक एबिलिटी अपने अंदर ला सकते हो। तो एबिलिटी फ़िक्स नहीं होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि एफ़र्ट लगाने से कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर लर्निंग की हम बात करें तो जितना ज़्यादा हम एफ़र्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि एफ़र्ट से कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एफ़र्ट लगाने का, यानी कि प्रयास करने का, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल। क्या फेलियर अनकंट्रोलेबल होता है, मतलब कि अगर आप किसी काम को करने के लिए कोई एफ़र्ट लगा रहे हो या कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब भी आप फेल होगे ही, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से करते हैं तो उसमें आप, ऐसा नहीं कि हमेशा फेल होंगे, वो आपका काम अच्छे से भी हो सकता है। तो फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। अगर आप राइट एफ़र्ट लगाओगे तो आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हो और फेलियर से बच सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल। मैंने वही फर्स्ट ऑप्शन में जो बताया कि जो एबिलिटी होती है उसमें सुधार लाया जा सकता है, एबिलिटी इम्प्रूवेबल होती है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। हमसे पूछा गया है कि जीन पियाजे जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपनी थ्योरी में, उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की, उसमें जब वो संज्ञानात्मक संरचनाओं की बात करते हैं तो उसको क्या नाम दिया है उन्होंने। तो पहला ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंधन। दूसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। और थर्ड है स्कीमा, यानी कि मनोबंध। और फोर्थ है मनोवैज्ञानिक उपकरण, यानी कि साइकोलॉजिकल टूल।
तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की इन सब चीज़ों की बात जो है जीन पियाजे नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में पैकेट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन की, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसको हम अपने माइंड में कैसे पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उन पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को या उन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमास बोलते हैं, जिसे हिंदी में मनोबंध बोला जाता है। तो जीन पियाजे स्कीमास की बात करते हैं। वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को उन्होंने स्कीमा का एक टर्म दे रखी है, नाम दे रखा है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन हमें गिवन है। पहला स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में सहयोग देना बोला जाता है। सेकंड है पार्टिसिपेटरी लर्निंग, यानी कि सहभागी अधिगम। थर्ड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम। फोर्थ है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास। तो हमें यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जब कोई भी एडल्ट है वो किसी को हेल्प करता है, किसी चाइल्ड को हेल्प करता है, और उस चाइल्ड का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है, मतलब वो अभी जितना परफॉर्म कर पा रहा है, अभी जितना वो सीख पा रहा है या मतलब खुद से कर पा रहा है, उससे वो जितना कर सकता है वहाँ तक पहुँच पा रहा है जो बच्चा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्स्थ का स्कैफोल्डिंग, यानी कि हेल्प। ये जो थ्योरी है ये लेव वाइगोस्की ने इसकी बात की है कि एक एडल्ट, यानी कि जिसको हम लोग वाइगोस्की की भाषा में मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं, MKO बोलते हैं, वो अगर किसी बच्चे की हेल्प करता है, यानी कि स्कैफोल्डिंग देता है, एक टेम्पररी हेल्प करता है, कुछ जैसे हिंट दे देना। अगर कोई बच्चा है, अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है और टीचर उसको पूरा सॉल्यूशन ना बता के सिर्फ उसको हिंट दे दे, तो इस हिंट को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जो कि टीचर दे रहा है। तो टीचर MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस क्या होगी? जितना वो अभी कर पा रहा है और जितना वो कर सकता है वहाँ तक वो बच्चा पहुँच पाएगा। तो इस हेल्प को क्या बोलते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है मतलब सहयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिक्स्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो होती है जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसका, राइट। यहाँ पे हमें हेल्प को असिस्टेंस जो दे रहा है एक एडल्ट, उसको पूछा गया है क्या बोलते हैं। तो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, देख लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सो सेवेंथ क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। According to Lev Vygotsky's idea on language and thought, this kind of private speech is a sign of। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक है उस ये क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन गिवन है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि स्वनियम। दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रित। थर्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकार। और फोर्थ है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यानी कि कॉग्निटिव इमैच्योरिटी। तो साइना जब कोई कार्य कर रही है तो वो खुद से बात कर रही है, उसको कार्य को करते हुए कि खुद से वो बात कर रही है, खुद में वो कुछ बोल रही है। तो जब वो खुद से बात कर रही है तो वो ये कह रही है कि किस तरह वो इस काम में आगे बढ़ सकती है, इस टास्क में कैसे वो प्रोसीड कर सकती है। तो इसको लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, मतलब इस प्राइवेट स्पीच से मतलब क्या आपको एक क्या दर्शाती है ये प्राइवेट स्पीच? पहले तो इसको प्राइवेट खुद से बात करना है, इसको प्राइवेट स्पीच बोला जाता है अगर आप लेव वाइगोस्की की बात करें तो। और ये क्या दर्शाती है प्राइवेट स्पीच, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ स्वनियमन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। वो खुद को डायरेक्शन दे रही है, खुद को दिशा दे रही है, खुद को बता रही है कि वो अब आगे क्या करेगी, कैसे वो इस काम में आगे बढ़ सकती है, कैसे इस टास्क में आगे बढ़ सकती है, यानी कि वो सेल्फ रेगुलेशन कर रही है, खुद को रेगुलेट कर रही है, खुद को डायरेक्ट कर रही है। तो सेवन्थ का जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 1। और सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी बात तो लेव वाइगोत्स्की ईगोसेंट्रिज्म की बात नहीं करते, इसकी बात जीन पियाजे करते हैं। और थर्ड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमने देखा है कि जिन कुछ लोगों को जो मनोवैज्ञानिक विकार होता है वो भी खुद में बड़बड़ाते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। और फोर्थ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी भी ये नहीं होगा। सेवन्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन कहता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन। तो एक जो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, ये हमसे पूछा गया है कि कैसे किसी बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो सकती। इसमें जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। सेकंड है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार परीक्षाएं लेकर। थर्ड है इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अन्वेषण और संवाद। एंड फोर्थ है कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा आधारित जो मतलब प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो। तो हमसे पूछा गया कि कॉन्सेप्ट बच्चे में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किसी कॉन्सेप्ट की समझ बढ़ानी है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एट्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो ना आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक अगर पेडागोजी होगी उससे आप बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। बार बार एग्ज़ाम लेने से कैसे उसकी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समझ नहीं बढ़ सकती है। ठीक है। थर्ड है इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि बच्चा जब इंक्वायरी करेगा, उस चीज़ की खोजबीन करेगा, उसको अच्छे से समझेगा, क्वेश्चंस पूछेगा और डायलॉग करेगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातचीत करेगा टीचर से या अपने पीयर ग्रुप में अपने दोस्तों से या क्लासमेट से, तो तब जाके उसकी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो एट्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कंपटीशन। ये गलत है बिल्कुल। तो एट्थ का सही आंसर है अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो एक क्लास में बहुत ही अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है और बिहेवियर अलग होता है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह इसको कैसे क्लासरूम में ट्रीट किया जाना चाहिए हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन गिवन है, अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ टीचर, ये अध्यापक पक्ष पर एक असफलता है। दूसरा है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, यानी कि योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। थर्ड है इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। और फोर्थ है अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या ये एक अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होना एक टीचर के लिए फेलियर की बात नहीं होती है, बल्कि टीचर उसको एक रिसोर्स की तरह यूज़ करता है। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाना, अगर अलग अलग एबिलिटी की क्लास में बच्चे हैं तो आप उनका एक अलग अलग ग्रुप बना दो, ये भी बिल्कुल गलत है। इससे तो बच्चों में एक अलगाव आ जाएगा, सेग्रीगेशन आ जाएगा। थर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करने के लिए, बिल्कुल। अगर आपकी क्लास में अलग अलग मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हैं तो ये आपको इस बात को ध्यान में रख के आपको अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको प्लान करना चाहिए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक कोई हिंड्रेंस नहीं है, बाधा नहीं है लर्निंग प्रोसेस में। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नाइन्थ का जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा जो युग्म है उसका मिलान सही तरीके से किया गया है। ऑप्शन हमें गिवन है क्रिएटिविटी, और हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता, उसका है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अभिसारी चिंतन। सेकंड है डिसलेक्सिया, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई। थर्ड है इंटेलिजेंस, यानी कि बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, यानी कि अ यूनिटरी ट्रेट। और फोर्थ है इंक्लूजन, यानी कि समावेश, एजुकेशन ऑफ लर्नर्स विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल, तो जो विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा।
तो क्रिएटिविटी में कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन, इंटेलिजेंस एक सिंगल ट्रेट नहीं है, एक यूनिटरी ट्रेट नहीं है, बल्कि बहुत सारी एबिलिटीज़ का एक ग्रुप होता है इंटेलिजेंस, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ है इंक्लूजन। इंक्लूजन में आप स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि आप सेम स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, डिसलेक्सिया, यानी कि रीडिंग में दिक्कत होना, रीडिंग में डिफ़िकल्टी होने को डिसलेक्सिया बोला जाता है, यानी कि लेखन वैकल्प बोला जाता है विषय पढ़ने में कठिनाई होने को। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा, हमसे करेक्ट पूछा हुआ है मैच, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। सो ये कुछ आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, या इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके सीटेट में पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।